नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक जी ट्रेवल कर रहे हैं तो कभी-कभी थोड़ा नेट की जब भी अपने स्टूडियो में जितने अच्छा नेट आता है उतना अच्छा नेट आज नहीं आएगा। और मुझे उस नेट की वजह से लगा कि थोड़े दुबले लगने लगे, तो मैंने कहा कि भाई वजन-वजन कैसे कम हो गया? तो खैर उनका वजन से आप निश्चिंत रहिए, वजन मैं कम नहीं होने दूँगा। हुँ। मतलब एज़ एज़ पत्रकार भी और एज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी। अ अ, हुँ। अशोक भाई, ये जो अभी एक ट्रक ड्राइवर पर सरकार की ये आ रहा है कि अब जनरली मीडिया में चल रहा है ट्रक ड्राइवरों की स्ट्राइक पर यू टर्न। मैं लेकिन इसको जरा आपको 1 मिनट में बता दूं, लखनऊ का मैं बता दूं। लखनऊ में डीजल खत्म हो गए थे, पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, यहाँ डीजल मिल नहीं रहा था, लंबी लाइनें लगने लगी थी, सब्जियों के दाम बढ़ने लगे थे। और इस बीच सरकार की तरफ से ये आया कि भाई ये जो कानून है ये हम आप अभी इसको लागू नहीं करेंगे। कानून तो बन चुका है, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, प्रेसिडेंट का दस्तखत सब कुछ हो चुका है। पहली अब कह रहे हैं कि इसको लागू, तो ये किसी के मन की बात है क्या कि कब लागू करेंगे कब नहीं लागू? कानून बन गया तो बन गया। खैर, मुझे ऐसा मालूम नहीं क्यों लगता है कि ये सरकार केवल झांसा दे रही है। और झांसा इसलिए दे रही है बिल्कुल। कि उसको एक इलेक्शन नजर आ रहा है, इलेक्शन में गड़बड़ हो सकती है। दूसरा एक ही बड़ा मुद्दा इस समय बन सकता है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा ये था अभी सरकार के सामने 22 जनवरी को इवेंट जो हो रहा है इतना बड़ा, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा वाला, वो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि वो अगर ये ट्रक ड्राइवरों की स्ट्राइक कंटिन्यू हो जाती तो वो इवेंट हो ही नहीं सकता था। तो मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार ये झांसा देने की एक्सपर्ट हो गई। उसको हालांकि कहा जा रहा है यू टर्न। वो यू टर्न कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने की बात है। वो जैसे किसानों को बेवकूफ बनाया गया कि हम तुम्हें एमएसपी की कमेटी बनाएंगे, एमएसपी दे देंगे। वो बेचारे किसान आज तक कमेटी का ढूंढ रहे कौन कमेटी का मेंबर है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं जो ट्रक ड्राइवरों के साथ जो हो रहा है? देख देखिए, ट्रक ड्राइवरों को किसी ने बता देना चाहिए था कि जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो नंबर 1 के झांसेबाज हैं। हाँ, मैं ये बात भी मानता हूँ, ये सरकार झुकती भी है, झुकाने वाला चाहिए। कम से कम ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत पे तो आगे माने तो सही कि एक समस्या है। लेकिन अब मुझे किसी मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब देश में कानून बनता है, जब पार्लियामेंट कानून को पास करती है, राष्ट्रपति महोदया जब उसपे मुहर लगा देती है, साइन करती है, फिर वो देश का कानून बनता है। और जब कानून बनता है, तो उस दिन से उसको लागू होता है, कानून बनने के बाद। और यदि कानून बनने के बाद वो लागू नहीं हो रहा है, तो उस कानून बनाने के मायने नहीं थे। कानून बना के जो आपने वाही-वाही लूटी कि मैं ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ और अब ये देश का कानून होगा और ये ब्रिटिश पुराना कानून नहीं होगा, तो वो कानून है कहाँ? सरकार एक तरफ कहती है कि राष्ट्रपति ने मुहर लगाने के बाद ये कानून बन गया। अब वो सरकार कहती है कि लागू नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई कानून बनने के बाद लागू होना, ना होना ये सरकार के हाथ में होता है। हाँ, एक उन्होंने कानून बिल पास किया कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दें, लेकिन वो सब्जेक्ट टू है। ये कानून सब्जेक्ट टू नहीं था। ये कानून सीधा बन के लागू करना था। लेकिन जैसा कि आपने कहा 22 तारीख का जो आयोजन है, जो 16 तारीख से शुरू होने वाला है। 16 से चालू होगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा से लेके चुनाव के आखिरी दिन वोटिंग के ये इवेंट चलेगा राम मंदिर का, क्योंकि इनके पास राम मंदिर के सिवाय और कुछ बेचने के लिए है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसको भी एक बार इस बारे में सोचना होगा। किसानों के साथ तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, किसानों के साथ तो बाकायदा कहा था कि एमएसपी पे कमेटी बनेगी, एमएसपी का कानून बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद जैसे ही किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद आप कौन, मैं कौन, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया, उसके बाद क्या किसान और किसका? और किसानों के प्रति कोई हमदर्दी तो थी नहीं। जब गवर्नर मलिक ने जब पूछा था, जब वो गवर्नर थे सर, जब उन्होंने कहा कि भई ये किसान कानून पे ज़रा ध्यान दीजिए, 700 लोग मर गए हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए मर गए क्या? कि जो देश का प्रधानमंत्री ये कहे किसान मरे तो मेरे लिए मरे क्या? तो उनको किसानों के आंदोलन से जरा भी कोई चिंता नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव है जिसकी वजह से ये झुक गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ही इनको झुकाया। अब ये दूसरी बार जो यू टर्न लिया, मैं इसको यू टर्न नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये बेवकूफ बनाने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन वो किसान और ट्रक ड्राइवरों में फ़र्क है आनंद जी। किसानों को ऑर्गेनाइज़ होना पड़ता है,
दिल्ली को घेरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। ट्रक ड्राइवरों के हाथ में बहुत बड़ी चाबी है। ट्रक ड्राइवर जहां ट्रक है वहीं खड़ा करके खड़ा हो जाता है और ये देश स्टैंड स्टिल हो जाता है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट आज भी हमारी 80% चीजें मुहैया करवाती है। फिर पेट्रोल जो लाइफलाइन है वो समाप्त हो जाता है। पेट्रोल समाप्त होने के बाद फिर हाहाकार मचता है और फिर दूध जो पेरिशेबल गुड्स है वो नहीं पहुंच पाती तो वो खराब होती है। तो ये तमाम चीजें सरकार को पता है, तो सरकार ने कहा हमको ये लागू नहीं होगा। लेकिन इस कानून के तहत कल कल कोई चालान कटे तो क्या करेगी सरकार? सर्वोच्च न्यायालय में यदि केस कल मुकदमा हो जाता है ऐसा कोई, और सर्वोच्च न्यायालय फिर क्या कहेगी कि नहीं सरकार ने अभी हमको हरी झंडी लगाई नहीं है इसका अनुसार, इस कानून के अनुसार काम करने के लिए। ये कोई वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी है कि जिसको हरी झंडी दिखानी पड़ती है। राष्ट्रपति ने साइन करते से वो कानून बन जाता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते तब तक वो बिल होता है। एक बिल का फॉर्मेट होता है, बिल प्रेजेंटेड होता है, बिल पास होता है, एक पास हुआ बिल होता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के इन्होंने समय निकालने के लिए ये हड़ताल वाली बात करी, लेकिन उसको अभी ये 22 जनवरी के बाद एक ऐसा डील करेंगे और इसके बाद ये कानून लागू नहीं होगा। इसका कोई क्या गैजेट आ गया है, क्या अध्यादेश निकला है? और अध्यादेश निकलेगा तो उस पर्टिकुलर चीज को निकलेगा, क्योंकि जो पुराने सीआरपीसी में जो कानून थे और एक्ट थे उसके तहत इनको 2 साल की मैक्सिमम सजा थी। लापरवाही से गाड़ी चलाना 334A था उसमें, जिसमें लापरवाही की से हत्या, पब्लिक की जान खतरे में डालने की, ऐसी 3 धाराएं लगती थी जिसमें 2 साल का मैक्सिमम सजा थी। हिट एंड रन में सबसे बड़ा आनंद जी प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी ट्रक ड्राइवर को संरक्षण दे पाएगी? होता क्या है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है बड़े गाड़ी वाला मार खाता है, चाहे उसकी गलती हो ना हो। किसी स्कूटर ने साइकिल वाले को ठोका तो स्कूटर वाला मार खाता है, स्कूटर वाले को मोटर कार ने ठोका तो कार वाला मार खाता है, कार को ट्रक ने ठोका तो ट्रक वाला मार खाता है। ट्रक से बड़ा व्हीकल रोड पे है नहीं। तो कुल मिला के कई बार ट्रक वालों की गलती नहीं होती, एक्सीडेंट होता है, ट्रक वाला भागता इसलिए है कि उसकी जान खतरे में है। कई बार ट्रक वाला भाग के पुलिस स्टेशन जाके अपने आप को सरेंडर करता है, तो लोग ट्रक में आग लगा देते हैं। तो आपने हिट एंड रन का कानून तो बनाया, क्या स्टेक होल्डर को आपने ले लिया था? यदि ट्रक वालों को पूछते, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेते, जैसा किसान का कानून उन्होंने बना लिया, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और बाद में लिपापोती करने के लिए ऐसे ऐसे नाम लाए कि पता पढ़ना पड़ता कि कौन से एसोसिएशन है भैया, ये कब बने और ये किसानों के नेता कब बन गए। बोले इन लोगों से बातचीत हो गई। जब नोटबंदी करनी थी तो उन्होंने अपने कैबिनेट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। नोटबंदी की सूचना दी थी, पूछा नहीं था, जबकि कैबिनेट में चर्चा होके ही निर्णय होते हैं। या तो कैबिनेट में सूचना दी जाती है कि ऐसे ही निर्णय हो गया है। किसने किया? हमने किया। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम देवो नमः शिवाय। क्या कहें जी। मैं अशोक भाई एक दो चीजें इसलिए स्पष्ट कर दूं दर्शकों को भी, आपसे भी समझ लूं। देखिए, एक्सीडेंट तो आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां वो हो रही हैं, एक्सीडेंट तो होंगे, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे विकसित देशों में भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन मैं एक दो चीजें जरा आपसे समझना इसलिए चाह रहा हूं, आप संसद में बहस नहीं कराएंगे भाई। हिट एंड रन में सबसे बड़ी बात यह है, ये ट्रक ड्राइवर, हम और आप भी इससे वो है। आज हमारे घर के कोई कहीं पे भी अगर होता है तो लोग नहीं रुकते हैं, वहां लिंचिंग का कौन वो लेगा? उसको पकड़ के मार डालेंगे अगर उसकी गलती है तब भी। जिस देश में बकरी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने से, बकरी के ऊपर लोग पीटने को तैयार हो जाते हैं और उससे 2-4-10 हजार रुपया वसूलते हैं। मुझे एक चीज ये लगती है कि ये एक इंसिडेंट से प्रेरित है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये नई सीआरपीसी और आईपीसी लाए हैं। जो नया सीआरपीसी और आईपीसी आया मिनिस्ट्री ऑफ होम में, हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम अजय टेनी जी हैं। अजय टेनी जी के लड़के ने हिट एंड रन किया था, उड़ा दिया था उसने। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको विचार जागा होगा कि देखिए मेरे लड़के ने खराब काम किया, तो अब इसके लिए 10 लाख और 7 साल। आनंद जी एक बात सही है, हिट एंड रन में
99% केसेस जीनियन रहते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होते हैं। 1% केसेस है कि कोई हत्या करने के लिए किसी ट्रक से उड़ाया जाता है, फिल्मों में दिखाते हैं वैसे। या यहाँ पे जो कोई बच्चा किसी मंत्री का बच्चा पागल दिमाग है, नेताओं के बच्चे के दिमाग वैसे भी खराब होते हैं। उन्होंने अपने पिताजी ने कह दिया कि मैं दिखा दूंगा मैं क्या हूं, तो उसको लगा पिताजी के शब्दों को मुझे जस्टिफाई करना चाहिए, तो उन्हें किसानों को रोन दिया, 7 किसानों को मार दिया। और वो टोनी जो मंत्री था, गृह मंत्री, वो कौन सा था? वो तो गैंगस्टर ही था। मतलब वो भी अभी उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था। गैंगस्टर कहने से अच्छा क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वो नेपाल के वहां से वो कंप्यूटर के पार्ट लाता था, वहां यूरिया बेचता था। ऐसे कई पुलिस ऑफिसर पुराने किस्से बनाते हैं, सुनाते हैं उनको। मैं उसको भी नहीं बोलता। हमारे यहाँ तो वाल्या का वाल्मीकि हुआ है, जो चोरी करता था, लूट करता था, वो भी रामायण लिख के संत होता है। तो मैं वो सोचता हूँ कि वाल्या का वाल्मीकि हो गया तो टोनी भी अभी अच्छा आदमी बन गया होगा। लेकिन जब हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि बाप यदि ये भाषण नहीं करता तो बेटा शायद नहीं रोनता, उस केस को आप ट्रक ड्राइवर के ऑर्डिनरी एक्सीडेंट से नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात है कि कोई भी आपने 143 सांसदों को संसद के बाहर भेज दिया, तो आपने चर्चा नहीं की। और जो आप चर्चा करना चाहते हो, ये कव्वालों की टोली है। 2 कव्वाल गाते हैं गुजराती और बाकी लोग तालियां बजाते हैं पीछे, हम भी देखेंगे करते हुए। तो वहां डिस्कशन कहां हुआ? यदि होता तो शायद ही इस बात पे सामने बात आई जाती। जी जी जी। तो कुल मिला के मैं ये जो बिल जी विपक्ष को कॉन्फिडेंस के लिए, बगैर विपक्ष को भगा भगा के यदि आप बिल पास करते हैं, तो ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। और फिर तानाशाही का जवाब हमेशा जनता देती है। हिटलर को भी जनता ने दिया, ट्रक ड्राइवरों को भी जनता ने दिया, किसान ने भी अपने बिलों का जवाब दिया। यदि आपने बिना चर्चा किए किसान के बिल भी आधे आधे घंटे में चर्चा, किसान के बिल पास किए। सबसे ज्यादा आबादी देश की किसान है, किसान इस देश का जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और उसके भविष्य को लेकर आप चर्चा करते हैं और आधे आधे घंटे में बिल निपटाते हैं, तो उसका जी रिपलिकेशन जी वही हुआ जो किसान रास्ते पे आ गए। तो जनता, मैं बार बार कहता हूं, हमारे देश की जनता गरीब है, अशिक्षित है, समस्याओं से घिरी है, लड़ रही है, नेताओं के प्रति अविश्वास है, सब कुछ है, लेकिन मूर्ख नहीं है। जी सही समय पे वो अपनी रिएक्ट करती है, और वो रिएक्शन ट्रक ड्राइवरों के उसमें भी दिखाई दिया। जी। अशोक भाई, एक चीज और, क्योंकि 2-3 चीजें हम लोग जल्दी से कवर कर लें। हेमंत सोरेन साहब को 7 सम्मन मिले अगस्त से अभी तक। जून में जब इंडिया गठबंधन बन गया तो ये सम्मानों की बाढ़ लग गई। केजरीवाल साहब को 3 सम्मान, ये सब लोग सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। आज उनको फिर जाना था। हेमंत सोरेन साहब ने अपनी पत्नी, जैसा कहा जा रहा है कि एक सीट को खाली करा दिया गया है, क्योंकि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है, इसकी पूरी संभावना है कि हेमंत सोरेन और केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। वैभव गहलोत के यहाँ आज फिर छापा ईडी ने डाला। अब ये पूरे फुल फॉर्म में आ गए। हर ऑपोजिशन के लीडर के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे लगातार अब पड़ेंगे। तो ये मतलब ये इस पे कोई पब्लिक आउटक्राई या कोई इंटरवेंशन फ्रॉम द कोर्ट ये कैसे होगा? मतलब ये तो आप लगातार करते जाएंगे। देखिए, बात तो ये है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये वो शस्त्र अस्त्र है जिससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं या सरकारों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं। केजरीवाल को उन्होंने पस्त करना चाहा। केजरीवाल लगातार दिल्ली पे काबिज सत्ता बना के बैठे हो। केजरीवाल ने अपने पैर फैलाए, पंजाब भी कब्जा कर लिया, गुजरात में 12% वोट ले लिया। तो केजरीवाल एक टेंशन का विषय बन गया। जब केजरीवाल आपको लोगों के मतपेटी से कब्जे में नहीं आ सकते, तो फिर केजरीवाल को उल्टा कब्जे में ले लिया कि एक शराब नीति की है। उस शराब नीति से 338 करोड़ रुपए फायदा हुआ है कुछ लोगों को। मुझे लगता है कोई भी नीति जब सरकार बनाती है तो उसका कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है। जब टेंडर किसी को मिलता है तो एक कंपनी को फायदा होता है जिसको टेंडर मिला, जिनको नहीं मिलता उसको नुकसान होता है। ये तो बिजनेस है। अब उस 338 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए इन्होंने लिए और गोवा में डाले। अब मुझे कई बार सर्वोच्च न्यायालय के पे भी लगता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जैसी बातें करने लगे हैं। जब वो कहते हैं कि भाई ये 100 करोड़ रुपए का जो है वो तो समझ के परे है आपके चार्जेस, वो क्या क्या गारंटी है कि जो 100 करोड़ गोवा में खर्चा कर दिए, तो वो गारंटी नहीं है कि किए कि नहीं किए। और जो किए 100 करोड़ रुपए ये दारू से निकले हैं, ये किसने, इसका क्या है? लेकिन फिर भी जमानत नहीं मिल रही है। 35 लाख रुपए चेक से लिए हैं एक उद्योगपति से जिसको फायदा हुआ है, तो वो कहता है कि मैंने रिश्वत दी क्योंकि वो अप्रूवर बना है। तो पार्टी में चंदा दिया उसने, तो पार्टी के मुखिया को रगड़ लो, तो पार्टी के मुखिया रखने में है।
हेमंत सोरेन को भी ऐसा घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ गहलोत का बेटा, ये बहुत पुराना केस चुनाव के टाइम पे भी डाला। कुल मिला के तेजस्वी यादव को नोटिस मिला है 5 तारीख को, उसको ये होना है। वहां अभिषेक बनर्जी लगातार रडार पे है। तो ये तमाम चीजें नेताओं को हतोत्साहित करने के लिए है। जी महाराष्ट्र, जी जी बंगाल, बिहार, ये 3 राज्य है आनंद जी, जो बीजेपी का भविष्य तय करेंगे। बंगाल में ममता लड़ रही है, अभिषेक के थ्रू उसको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, ये दोनों पार्टियां बिहार में इकट्ठा मिलके बीजेपी को पानी पिला रही हैं। ऐसे में नीतीश के ऊपर कुछ नहीं आ सकता, तो कम से कम तेजस्वी को उसके पिता के समय की रेलवे मंत्री का पुराना केस निकाल के उसको अंदर करो, उसको इतना परेशान करो कि वो जोड़ी टूटने का प्रयास करे। ये प्रयास चल रहा है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन बिहार का ही हिस्सा है, वहां वो एक राज्य उनको लगता है कांग्रेस के साथ है, तो वो तोड़ दें। राजस्थान जी में वो जी जानते हैं कि जो सीटें मिली उसमें से 11 लोकसभा सीटें ऐसी है जो बीजेपी हार सकती है, इसलिए उनको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं अभिषेक, वो उसके गहलोत के बेटे को क्यों आपने अवार्ड ये दिया, नोटिस दिया? आपको तो गहलोत को नोटिस देना था। लाल डायरी आप लेके घूम रहे थे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार आदमी है भाई। लाल डायरी कह रहे थे कि दिखाइए लाल डायरी कहाँ है, वो भ्रष्टाचार की लाल डायरी कहाँ है? जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हो चुनावी रैली में, तो फिर इस देश के लोकशाही लोकतंत्र में नैतिकता कहां होगी? तो ये लोग जेल नहीं में नहीं डाले जाएंगे। लेकिन लोगों का परसेप्शन, आपने कहा ना आउट क्राई, लोग सिंपैथी देते हैं। आज के डेट में ईडी की नोटिस मिलते से ही लोग बोलते हैं कि मोदी को भारी पड़ गया है, ये ईडी को लाए हैं मोदी। जब मोदी और अमित शाह से जो निपटे नहीं जाते उसके लिए ईडी लाते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति का वजन है, वो व्यक्ति नाको चबे चलवा रहा है उसको, मोदी जी और अमित शाह को, इसलिए ईडी। रही भ्रष्टाचार की बात, तो अब भाजपा को कोई नैतिक अधिकार नहीं भ्रष्टाचार की बात करे। जब अजित पवार जैसे भ्रष्टाचारी शिरोमणि उनके पार्टी में बैठ के उप मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनके ऊपर ईडी की रेड हो गई, जमानत के लिए ढूंढ रहे थे, वो मुशर्रफ कोल्हापुर के सांसद विधायक, वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं। 800 करोड़ का घपला उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो अपने छगन भुजबल मंत्री बनते हैं, नारायण राणे मंत्री बनते हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, हेमंत सोरेन बोलता हूं मैंने, हेमंत विश्व शर्मा जब मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये तमाम बातें, अब भ्रष्टाचार ये शोभा नहीं देता, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने का नैतिक अधिकार ही बीजेपी ने खो दिया है। जी तो अब ईडी का आज मामला भ्रष्टाचार से रिलेटेड नहीं है। ईडी का मामला मोदी के सामने बड़ा कद लेके जो नेता उभा खड़ा है, वो ईडी का घेरे में आता है। ये क्लियर कट अब लोग समझ रहे हैं, जी इसलिए उन जी लोगों के साथ सिंपैथी होती है। जी अशोक भाई, आज एक और निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, और वही चीज कि महाराष्ट्र सरकार तो गलत बर्खास्त हुई थी, लेकिन अब क्या करें, ईडी के जो डायरेक्टर साहब हैं वो अपॉइंटमेंट तो गलत हुआ था, लेकिन अभी चलने दो। उसी तरह से उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी वाले केस में जो हिंडनबर्ग का वो था, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सीबीआई की एसआईटी तो हम नहीं बनाएंगे इसको जांच के लिए, वो जो सेबी का मामला था, वो जो रिपोर्ट थी उसको हम मान रहे हैं, वही ठीक है, वो हमारी एजेंसी है। सेबी किस तरह से काम की है, सेबी का क्या क्या रहा है, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। तो कभी कभी और ऐसा लगता है कि अडानी जी ने इसको ठीक से मैनेज कर लिया है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि प्ले ये किया जा रहा है कि हिंडनबर्ग केस में अडानी को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, अब मीडिया इसको इस तरह नहीं, से प्ले। सवाल क्लीन चिट मिली नहीं है। हिंडनबर्ग के आज भी सवाल खड़े हैं, और वो आज भी अडानी जी के सामने हमें एक ही सवाल पूछते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं अडानी जी के इस हिंडनबर्ग में किसने पैसा कमाया, किसने पैसा गमाया। ये धंधा है, शेयर मार्केट है, यहाँ तो पैसा कमाते भी है और गमाते भी है। जब कमाते हैं तो हमको देने नहीं आते, और गमाते हैं तो हमारे पास रोने नहीं आते। सवाल ये है कि जो ऐसी 10 कंपनियां हैं जिनका पैसा 99% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन इन्वेस्टेड इनटू अडानी ग्रुप, उनका बाप कौन है? सवाल सिंपल है। वो ड्रग मनी है, वो चाइनीज मनी है, वो पाकिस्तानी मनी है, वो टेरर फंड है, या अपने यहां से गया हुआ वापस आने वाला फंड है, रीरूट करके आता है मॉरिशस से, वो फंड है। सवाल सिर्फ इतना है, आपको उस
इन्वेस्टर के बाप बताने होंगे, जो इशू सेबी को तय करना है। लेकिन जब सेबी को डीआरआई ने पत्र लिखा और ये बता दिया कि 1500 करोड़ रुपए ओवर बिलिंग करके कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर प्लांट के लिए मंगाए गए यूएई से, और 1500 करोड़ रुपए ओवर बिलिंग किया, वो 1500 करोड़ रुपए यूएई वाली जो कंपनी थी उसने वो 1500 करोड़ रुपए सीधे मॉरिशियस की एक कंपनी को ट्रांसफर किया, जिस कंपनी के मालिक विनोद अडानी थे। और विनोद अडानी ने फिर उसके कंपनी ने ये पैसा इन्वेस्ट किया। इसका मतलब अपना काला धन बाहर भेज के ओवर बिलिंग करके उसको फिर वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। काला पैसा धोके सफेद करना, इसी को तो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसी के लिए तो ईडी का काम है इसको देखना। तो वो पत्र सेबी का जब सेबी को दिया तो सेबी के चेयरमैन ने वो पत्र कूड़े के ढेर में डाल दिया और वो अडानी की एक कंपनी में डायरेक्टर बने हुए हैं अभी रिटायरमेंट के बाद। गुजरात सरकार ने 3000-4000 करोड़ रुपए वापस मांगे अडानी से कि आपने कोयले की ओवर बिलिंग करके ये पैसा एक्स्ट्रा हमसे लिया, हमको वापस करो। ये ईडी का मामला है। पेमेंट गई वो सिंगापुर, यूएई और ताइवान गई है। कोल जो आया है वो मलेशिया से आया है, इंडोनेशिया से आया है। तो जो पैसा ओवर बिलिंग का बाहर जाता है उसी को तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं सर। और मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या होता है? या तो गुजरात गवर्नमेंट बता रही है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तब भी ईडी चुप है। ईडी कभी सरकार पे एक्शन नहीं लेगी और अडानी जी सरकार है। जी जी जी। मैं अशोक भाई एक और चलते चलते एक अंतिम प्रश्न कर लूं। आज एक वर्चुअल मीटिंग होनी थी इंडिया अलायंस की, और ये हेमंत सोरेन जी का वजह से और केजरीवाल साहब की वजह से वो पोस्टपोन हुई है 2 दिन। अटकल ये थी कि उस पर नीतीश कुमार साहब को आज कन्वीनर बनाने की, आयोजक बनाने की बात करीब करीब तय थी। मुझे ऐसा लगा कि पिछले 7-8 दिन से जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमला हो रहा था कि उनको स्टेबल माइंड के नहीं हैं, वो एनडीए में जा रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, मतलब तरह तरह के आरोप लग रहे थे। मैं नीतीश जी का 2-3 चीजें कर लूंगा फिर आपसे पूछ लूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज किसी को तो कन्वीनर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रह सकता। मैं 3 चीजें बोल दूं फिर आपसे पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार इसके सूत्रधार रहे हैं, संवाद उन्होंने शुरू किया था, सबसे उनका संवाद है, ये उनकी एक बड़ी क्वालिफिकेशन है। दूसरा, जब खड़गे जी ने मना कर दिया, दलित सबसे अच्छा फेस होता, लेकिन जब खड़गे जी मना कर दिए हैं तो बनाना तो आपको किसी बैकवर्ड को ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जाति जनगणना और ये सब बातें कर रहे हैं और मोदी जी बार बार दलित, अरे वो बैकवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं, तो आपको एक दलित वो। तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हिंदी पट्टी में आपको लड़ाई लड़नी है, दक्षिण आप ठीक किए हुए हैं, हिंदी पट्टी की लड़ाई तो मैं तो सबसे ज्यादा कारगर नीतीश कुमार ही होंगे, बाकी लोग नेताओं की से वो बहुत। स्टालिन साहब तमिलनाडु में कोई जाके घुस नहीं सकता। नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करना ये सरकार का एजेंडा है, ये गोदी मीडिया का एजेंडा है। मैंने अभी किसी को, मैं अभी बात ही कर रहा था कुछ लोगों से कि नीतीश कुमार यदि कार में चलते समय पान खा के बाहर थूक देते हैं और सामने कांग्रेस का पोस्टर होता है तो लोग तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चलेगी मीडिया पे कि नीतीश ने पान खा के कांग्रेस के पोस्टर की तरफ थूक दिया, इंडिया गठबंधन टूट गया। बिहार की पहली मीटिंग पटना की, उसके बाद दिल्ली की आखिरी मीटिंग। इस मीटिंग के बीच में ऐसा कौन सी मीटिंग रही जिसमें इंडिया गठबंधन टूटता नहीं? ये बेशरम टीवी चैनल वाले लगातार इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए लगे रहते हैं। लल्लन सिंह अब क्या करेंगे, लल्लन सिंह का विश्वास नहीं, लल्लन सिंह इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। अरे लल्लन सिंह कहीं नहीं जा रहे। लल्लन सिंह ने ठोक के डंडा मार के कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बाकायदा जनता दल यूनाइटेड से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने पद खाली किया है। एक कन्वीनर नीतीश एक अच्छा नाम है। कुर्मी, यदि देखिए, यदि हम बाय एंड लार्ज देखें तो दक्षिण भारत में तो लड़ाई है नहीं, वहां तो बीजेपी का कुछ है नहीं। लड़ाई है काउ बेल्ट में, बंगाल में लड़ाई है, वो ममता हैंडल कर लेगी, उसमें किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। बिहार में लालू नीतीश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश का कुर्मी वोट भले ही बिहार में कम हो, लेकिन वो तड़का लगाते हैं। नीतीश का एक
बेनिफिशियरी वाला वोट भी है, नीतीश का महिला एक वोट भी है। उसके बाद नीतीश यदि ज्यादा थोड़े से नीचे उतरते हैं यूपी में, तो पूरा पूर्वांचल का जो कुर्मी बेल्ट है, क्योंकि बेनी बाबू के बाद कोई यूपी में बड़े नेता कुर्मी हुए नहीं, सब जिले जिले के नेता है। एक बड़ा नेता मिलेगा, और ये जो कुर्मी नेता का जो बेल्ट है, ये आपको छत्तीसगढ़ तक जाता है, बघेल भी कुर्मी है। नहीं, तो बगल में झारखंड लगा हुआ है, झारखंड में अपने डालेंगे। झारखंड, ये आपको वहां तक मार करता है। और यदि इस बेल्ट में 20-25 सीटें, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उसमें छत्तीसगढ़, इसमें से यदि नीतीश की वजह से 10-12 सीटें भी गड़बड़ हो गई, तो वो 12 सीटों वाला डेंट भी बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा, क्योंकि जो लॉस इन राज्यों में होगा वो कहीं भरपाई करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं दिख रही इनको। दक्षिण में है नहीं, नॉर्थ में जहां है वो मैक्सिमम है। ये प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कन्वीनर भी बन गए तो कोई और किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं। देखिए, दो ही लोग हैं, एक नीतीश है और एक शरद पवार है। शरद पवार वृद्धावस्था है, और वो खुद महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की दो फाड़ होने के बाद पार्टी को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रीय स्तर पे इतना समय नहीं दे पाते जितना नीतीश दे पाएंगे। नीतीश लालू में कोई डिफरेंस नहीं है, लल्लन सिंह नीतीश में कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं कुछ इंडिया गठबंधन में कोई कहीं गिरावट नहीं हो रही है। हाँ, प्रयास रोज होगा, 24 घंटे होगा। मैं अशोक भाई एक चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में जो एक और चल रहा है, बिहार वो स्टेट है जहां पे नीतीश जी को तोड़ के लाने के लिए डेस्परेशन था, मतलब अपने सिटिंग एमपीज को भी सेक्रीफाइस करके ये उनको लेके आए थे, और इसमें 40 में 39 का स्कोर था बीजेपी का, 40 में 39, एक सीट कांग्रेस, मतलब 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 6 एलजेपी, 40 में 39। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मुझे, देखिए ये चीज लोगों को लगेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अगर 40 में 39 एनडीए को मिल सकता है तो 40 में 39 इंडिया गठबंधन को बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है? मिलेगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिल रहा है। टेंशन यही तो है, शायद इसीलिए नीतीश खटक रहे हैं। एग्जैक्टली। बड़ा गड्ढा बिहार में है, बड़ा गड्ढा महाराष्ट्र में, 10 सीटों का गड्ढा, 10-12 सीटों का गड्ढा बंगाल में, 50-60 सीटों का 50 सीटों का गड्ढा यदि इन राज्यों में मिल जाता है तो आप 250 पे आते हैं। थोड़ी गिरावट यदि यूपी में हो जाती है और इन 3 राज्यों में यदि 1-1, 2-2 सीट का भी लफड़ा हो जाता है तो आप 230 पे आ जाते हैं। और मोदी जी गठबंधन की सरकार चलाने के आदी नहीं है। तो कोई भी इंसान जो तानाशाह प्रवृत्ति का होता है वो गठबंधन सरकार नहीं चला पाता। जी जी, ये मुख्य तो इसीलिए मुझे लगता है अशोक भाई कि अगर इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार हीरो नंबर 1 है तो उनके लिए विलेन नंबर 1 इस समय नीतीश कुमार है आज की तारीख। नीतीश कुमार ही है, बिल्कुल यकीनन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच।